हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी के अगले टॉपिक पर स्टडी करेंगे। माय नेम इज मोहम्मद नसीम। लोगों को स्टडी करना, पिछले टर्न पर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी कर रहे थे, यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में। उसमें आप लोगों को कुछ एसटीडी डिजीज बताई गई थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उस डिजीज से बचने के तरीके भी बताए गए थे कि क्या तरीके हैं जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से हम लोग बच सकते हैं, यानी यौन जनित रोगों से हम लोग बच सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया था। आज हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनकी कार्य नीतियां क्या हैं, यानी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स and strategies। इसका मतलब हम लोग देखें अगर तो हिंदी में इसी चीज को हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं, और हम लोग इसको कहते हैं जनन स्वास्थ्य की समस्याएं और कार्य नीतियां। अब चलते हैं, देखते हैं ये जनन स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जनन स्वास्थ्य की प्रॉब्लम जो होती हैं, समस्याएं जो होती हैं, वो क्यों आती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हम लोगों की सोसाइटी होती है वो वेल एजुकेटेड नहीं होती, यानी अशिक्षित समाज के कारण, अनएजुकेटेड सोसाइटी के कारण होती है, यानी अशिक्षित समाज, अशिक्षित समाज के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं अनएजुकेटेड सोसाइटी। अनएजुकेटेड सोसाइटी। अगर हम लोगों के आसपास के वातावरण शिक्षित होंगे तो हम लोगों के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स जो आएगी वो कम आएंगी। दूसरा क्या होता है बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब होता है चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है बचपन में ही बच्चों की शादी कर देना, यानी कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना भी इसका एक बहुत बड़ी इसकी प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा क्या होता है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि अनएजुकेशन, यानी इलिटरेट होना, पढ़ा लिखा ना होना, अशिक्षित, अशिक्षित होना, अनएजुकेट होना, अनएजुकेट, यानी अगर हम लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो इसके बारे में जान भी नहीं सकेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। इस की वजह से, अनएजुकेट होने की वजह से भी हम लोगों के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारियां नहीं हो पाती। तो जिसकी वजह से ये तीन मेन रीजंस हैं, यानी तीन प्रमुख कारण है। एक तो अशिक्षित समाज, दूसरा बाल विवाह और तीसरा होता है अशिक्षित होना। अशिक्षित होना मतलब अनएजुकेट होना। अनएजुकेट होने की वजह से भी ऐसा होता है। अब ऐसी कंडीशन में इनके लिए
यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया था जिसको हम लोग कहते थे फैमिली प्लानिंग। और ये फैमिली प्लानिंग कब बनाई गई? 1951 में। परिवार नियोजन से संबंधित एक प्लानिंग बनाई गई। ऐसी प्लानिंग को क्या कहा गया? फैमिली प्लानिंग। इसको हम लोग कहते हैं फैमिली प्लानिंग। लेकिन इसी फैमिली प्लानिंग का टारगेट क्या था कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हों उनको समाज में को बताया जाए, समाज के हर ह्यूमन बीइंग को, हर एडल्ट को बताया जाए। और जब बताया जाएगा तो उससे सारे एडल्ट जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की जानकारी रख सकेंगे, जिससे रिप्रोडक्टिव डिजीजेस नहीं हो पाएंगी, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीजेस डेवलप नहीं होने पाएंगी, यानी होने नहीं पाएंगी। तो इसी को बाद में चल करके इसका टारगेट था जनन स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में सुझाव देना। जनन स्वास्थ्य से संबंधित यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित समस्याओं को जानना। दूसरा टारगेट इसका था कि जो बाल विवाह वाली समस्याएं हैं या बच्चों के विवाह से संबंधित समस्याएं उसको भी हल करना। और था परिवार नियोजन से संबंधित समस्याएं भी थी। परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग भी करना, ताकि कम से कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सके, यानी कम से कम बच्चे हों, जिससे परिवार छोटा रहे और सभी के सुचारू रूप से शिक्षा भी दी जा सके, उनकी देख रेख की जा सके, लालन पालन पोषण किया जा सके। बाद में इसी को एक और तरीके से इसका एक और टारगेट था। वो टारगेट क्या था? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसको हम लोग कहते हैं बाल सेवा जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम या जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको हम लोग कहते थे RHC, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका टारगेट था कि रिप्रोडक्शन से संबंधित यानी जनन से संबंधित समस्याओं को देखा जाए और चाइल्ड के स्वास्थ्य पर यानी बच्चों के, शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। इसके लिए यही प्लान बाद में चल करके हम लोगों की गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर का मतलब हो गया, यानी अगर कहें हम लोग तो इसका भी मतलब होगा परिवार नियोजन या परिवार सुरक्षा। तो यही फैमिली प्लानिंग चेंज हो गया, किसमें? फैमिली वेलफेयर में चेंज हो गया, जिसके बहुत सारे टारगेट्स का या बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत सारे उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य कितने हैं? नियर अबाउट 5 टारगेट है इसके। फैमिली वेलफेयर के 5 टारगेट है। वो टारगेट क्या है हम लोग देखते हैं, एक एक टारगेट की स्टडी करेंगे कि इसका टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है या इसका उद्देश्य क्या था।
और वो टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा है, या हम लोगों के सोसाइटी के जो एडल्ट वर्ग है यानी एडल्ट ग्रुप जो है, यौन ग्रुप, वो ऐसी कंडीशन में क्या शिक्षित हो रहा है या इसकी जानकारी सही ढंग से पा रहा है कि नहीं पा रहा है, या फिर ये प्रॉब्लम बनी ही है। तो पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं, वो है अवेयरनेस ऑफ reproduction related aspect। इसमें देखते हैं क्या है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं की जानकारी होना, जनन स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं की यानी एक एक स्टेप की जानकारी होना कि क्या होता है इसके बारे में, जनन स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने कई प्लान बनाए। वो प्लान क्या रहे, एक तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी राजकीय संस्थान, राष्ट्रीय या सरकारी संस्थान जैसे कह लें, सरकारी संस्थान। और दूसरा हम लोग कहते हैं कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी, जिसको हम लोग कहेंगे गैर सरकारी संस्थान। दोनों ऑडियो और विजुअल द्वारा, ऑडियो और विजुअल का मतलब दृश्य श्रव्य द्वारा यानी दिखा करके भी, और आवाज के द्वारा, वॉइस के द्वारा भी, ऑडियो एंड विजुअल, ऑडियो और विजुअल दोनों के थ्रू, ऑडियो और विजुअल दोनों के थ्रू यानी श्रव्य और दृश्य दोनों के थ्रू, दोनों के द्वारा यौन को यानी एडल्ट लोगों को, एडल्ट को किया जाता है टाइम पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित यानी जनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। जनन संबंधी ये जानकारियां गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देते हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स भी देते हैं यानी माँ बाप भी देते हैं, पेरेंट्स भी इसके बारे में जानकारियां देते हैं। और समाज के एजुकेटेड लोग भी यानी समाज के जो शिक्षित लोग, सोसाइटी के जो शिक्षित लोग होते हैं, वे भी इसके बारे में जानकारियां देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि एडल्ट वर्ग को यानी युवा वर्ग को सेक्स संबंधी जानकारियां होनी चाहिए, ताकि वो रिप्रोडक्टिव डिजीज से यानी एसटीडी डिजीज से अपने को बचा सकें इस ग्रोइंग एज में। इसलिए ये दोनों तरीके से ये चीजें की जाती हैं, ऑडियो और विजुअल दोनों होती हैं। और रिटन प्रिंटेड मैटर भी दिए जाते हैं, प्रिंटेड मैटर या प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू भी यानी लिखित सामग्री के जरिए भी यौन वर्ग को, यूथ वर्ग को इसके बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित जानकारी हासिल करें और अपने को सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग रोगों से बचा सकें। दूसरा पहलू क्या है जो सबसे बताया गया था कि अनएजुकेटेड सोसाइटी यानी अशिक्षित समाज की वजह से भी ये होता है। तो इसके लिए भी स्कूलों और कॉलेजों में एक स्पेशल टाइप की एजुकेशन दी जाती है, जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन क्या है, इसको हम लोग कहते हैं
यौन शिक्षा, यौन शिक्षा। यौन शिक्षा का मतलब होता है इसके लिए गवर्नमेंट्स ने यानी भारतीय सरकार ने कि जो प्रांतीय सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो अपने यहाँ सेक्स एजुकेशन के लिए साइंस में कोई ना कोई चैप्टर्स रखती हैं, बायोलॉजी में खास तौर से, जो सेक्स एजुकेशन के बारे में यौन बच्चों को यानी नवयुवक बच्चों को जिनकी एज नियर अबाउट 15 to 18 होती है उनको एजुकेशन देती है, यानी उन्हें शिक्षा देती है। और इस शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ये मालूम हो जाता है कि इस ग्रोथ एज में हम लोग सेक्स एजुकेशन लेकर के अपने को यौन संक्रमित रोगों से यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज से कैसे बचा सके। तो बचाने का ये तरीका होता है कि यानी सेक्स एजुकेशन के जरिए भी बच्चों को यानी एडल्ट ग्रुप को बचाया जाता है, और वो किससे, एसटीडी रोगों से। तो इसके लिए जनरली जो इम्पोर्टेंस होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो स्कूल्स होते हैं और कॉलेजेस होते हैं। स्कूल और कॉलेजेस के थ्रू एक लार्ज ग्रुप में, एक बड़े मॉब में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, सेक्स एजुकेशन की। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपके इस एज में आपके बॉडी में सेक्सुअल चेंजिंग क्या होगी, फिजिकल चेंजिंग क्या आएगी, उसके बारे में भी बताया जाता है कि इस फिजिकल चेंजिंग से आप लोग इधर उधर मिसयूज ना करें, और ऐसी कंडीशन में आप इस चेंजेस के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस का मतलब होता है कुछ ऐसे रसेज ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में यानी लैंगिक द्विरूपता लाते हैं, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस लाते हैं। वे फिजिकल चेंजेस से भी बच्चों को उसके बारे में बताया जाता है कि फिजिकल चेंजेस क्या हैं, और इस फिजिकल चेंजेस के साथ साथ हमको कैसे अवेयरनेस बरतनी चाहिए, यानी जानकारी रखनी चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ताकि हम सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीजेस से बच सके। थर्ड कंडीशन देखिए क्या होगी, वो थर्ड कंडीशन होगी नॉलेज ऑफ डिलीवरी, नॉलेज ऑफ डिलीवरी एंड lactation, knowledge of delivery and lactation। to pregnant mother, pregnant mothers यानी जो स्त्रियां जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देने के लिए ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, उनको प्रसव के बारे में जानकारी देनी चाहिए, और लैक्टेशन के बारे में, लैक्टेशन का मतलब दुग्धपान के बारे में, यानी बच्चे को जो दुग्धपान कराना, लैक्टेशन कराना यानी दूध पिलाना है, उसके बारे में भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। यानी लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को प्रसव संबंधी जानकारी भी देनी चाहिए कि प्रसव से संबंधित जानकारी उनको रहे। जब उन्हें प्रसव से संबंधित जानकारी रहेगी तो उनके जनन स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और लैक्टेशन की भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें ये बताना चाहिए कि अपने शिशु को दुग्धपान कराना चाहिए, यानी लैक्टेशन कराना चाहिए। लैक्टेशन का मतलब मिल्किंग करानी चाहिए, ताकि वे अपने नवजात शिशु को लैक्टेशन करा सके। और लैक्टेशन कराने से यानी दुग्धपान कराने से बच्चे का वृद्धि एवं विकास जो होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगा, वो प्रॉपर होगा, नॉर्मल होगा, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर किसी भी तरीके की कोई डिफिशियंसी नहीं रहे। यानी बच्चे को चाहिए कि फर्स्ट मिल्क क्या देना चाहिए, मदर मिल्क। तो ये लैक्टेशन का भी नॉलेज होना चाहिए किसे, प्रेग्नेंट लेडीज को, यानी जो भी लेडीज
अपने जैसे बच्चे को रखती हैं बॉडी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर, उनको प्रसव के संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए और दुग्धपान संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए। चौथी कंडीशन जो होती है वो कंडीशन क्या होगी, यानी वो शर्तें क्या होगी। चौथी शर्त होती है नॉलेज ऑफ यहां हम लोगों को देखना और क्या नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, यानी बर्थ कंट्रोल मेथड्स की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर इसका नॉलेज है तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, हमेशा जो प्रेग्नेंट लेडीज होंगी उनके अंदर क्या होगा, अपने जैसे बच्चों को जन्म देने के बारे में जानकारी भी होगी और वे दो बच्चों के बीच गैप ज्यादा रखेगी। क्यों, ताकि बच्चा बड़ा हो जाए और ग्रोथ कर जाए, डेवलपमेंट भी उसका नॉर्मल हो जाए। तब ऐसी कंडीशन में वो फिर अपने जैसी संतानों को जन्म देने के बारे में सोचेंगी। तो इसके लिए बर्थ कंट्रोल के लिए ये कई मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स का यूज करना चाहिए ऐसी लेडीजों को, यानी ऐसी वोमेन्स को यूज करना चाहिए। वो होता क्या है, कॉपर टी जैसे है, कॉपर टी जैसे प्लांट का यूज करना चाहिए, या फिर क्या कहना चाहिए, गर्भ निरोधक गोलियां खानी चाहिए, यानी पिल्स खानी चाहिए, जैसे माला डी है, सहेली है, इस तरीके की गोलियां खाना चाहिए। या फिर यूज क्या करना चाहिए, और भी मेथड आते हैं, कंडोम मेथड का भी यूज करना चाहिए। ये सब ऐसे मेथड्स हैं कि जिसके थ्रू हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी दो बच्चों के बीच जो गैप होना चाहिए उसको हम लोग इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली होना चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली, यानी औरतों को और साथ साथ उनकी फैमिलीज को, यानी उसके हस्बैंड को या उनके फैमिली के सभी लोगों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि छोटे परिवार का महत्व क्या। अगर फैमिली छोटी रहेगी तो ऐसी कंडीशन में सभी बच्चों की शिक्षा दीक्षा, लालन पालन, खान पान अच्छा होगा और ऐसी कंडीशन में परिवार जो होगा गरीब भी नहीं होगा और जो भी बच्चे हो सके, यानी उनकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से हो सकेगी, जिससे समाज जो होगा वो वेल डेवलप्ड और वेल एजुकेटेड सोसाइटी बनेगी। तो ये 5 एस्पेक्ट्स हैं, यानी 5 पहलू हैं जिसके थ्रू हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इसकी कार्यनीति का कार्यान्वयन कर सकते हैं। यानी जो हमारी गवर्नमेंट्स का प्लान है, इन 5 टेक्निकों के थ्रू अगर इन 5 टेक्निकों का यानी एस्पेक्टों का, पहलुओं का इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीजेस से बच सकते हैं। बस आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। यदि आप लोग इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसके साथ साथ अपने साथ गरीब फ्रेंड्स को, गरीब बच्चों को भी इसके बारे में बताते रहें, ताकि शेयर करते रहें, ताकि उन्हें नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और वे भी इससे लाभ उठाते रहें और हम लोग अपने समाज को शिक्षित बना सकें।